नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का गोवा में भव्य शुभारंभ। नेपाल में नई संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आज वोट डाले गए। माउंट मौनगानुई में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। और फीफा विश्व कप दोहा के कतर में शुरू। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच उद्घाटन मैच आज। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौराष्ट्र में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अमृतकाल में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। અમે વિકાસના બીજનું વાવેતર કર્યું છે અને એના કારણે પ્રત્યેક ગુજરાતીના મનમાં વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પાર કરવાનું મન થાય છે અને મારા જુવાનિયાઓના તો એમ જોમ ધગધગી રહ્યું છે કે વિકાસમાં નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચવી છે। સ્કૂલો સ્માર્ટ બને એના માટેની ચિંતા, કોલેજોમાં પ્રોફેશનલ કોર્સીસ શરૂ થાય એના માટે આ આકાંક્ષા આજે ગુજરાતમાં જોવા મળે છે। એના મૂળમાં વિકાસનું વાતાવરણ આપણે કર્યું છે, વિકાસનું વાવેતર કર્યું છે, વિકાસના સંકલ્પ કર્યા છે, વિકાસની સિદ્ધિઓ કરી છે અને એના કારણે આ પરિણામ મળ્યું છે। ભાઈઓ, वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण गुजरात में निझर और डेडियापाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। राजनीतिक रूप से प्रभावी सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाड में 4 जनसभाओं को संबोधित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के प्रचार अभियान की दिशा तय कर दी। सभी 4 रैलियों में श्री मोदी ने पिछले 2 दशकों में सिंचाई, कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के शासन के दौरान लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। उन्होंने युवा मतदाताओं से उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करने की अपील की। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी पंचमहल जिले के हालोल में रोड शो कर पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान तेज किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी कल राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। श्री गांधी सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट में एक रैली को संबोधित करेंगे। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी आज गोवा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म महोत्सव दुनिया भर के फिल्म निर्माता और निर्देशकों को एक मंच प्रदान करता है। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है और यही नहीं, OTT सीरीज का भी वर्ल्ड प्रीमियर यहां पर हो रहा है। तो एक ऐसा मंच बना है जहां टेक्नोलॉजी को लेकर हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत कैसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। और अगर मैं कुल मिलाकर कहूं भारत को, दैट इंडिया शुड बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल का समय, यानी कि जब भारत 100 साल मना रहा हो तब देश को कैसे देखा जाए। तब विश्व का केवल भारत सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाला ही नहीं, सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा फेस्टिवल करने वाला और दुनिया का एक ऐसा केंद्र बिंदु हो जहां लगे कि भारत के बिना फिल्मी दुनिया अधूरी है। एशिया के सर्वाधिक पुराने फिल्म महोत्सव इफ्फी की शुरुआत में ऑस्ट्रिया के निदेशक डेटर बर्नर की फिल्म अल्मा और ऑस्कर दिखाई गई। अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। अभिनेता चिरंजीवी ने लगभग 4 दशक के अपने करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। एक रिपोर्ट।
पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्लोस सौरा की बेटी अन्ना सौरा ने पुरस्कार ग्रहण किया। महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। समारोह में भारत की 25 फीचर फिल्में और 19 गैर फीचर फिल्में इंडियन पैनोरामा में दिखाई जाएंगी, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा होंगी। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारेख के लिए एक विशेष खंड प्रस्तुत किया जाएगा। मणिपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा क्यूरेट की गई 5 फीचर और 5 गैर फीचर फिल्मों के विशेष रूप से तैयार किए गए पैकेज की स्क्रीनिंग की जाएगी। फ्रांस स्पॉटलाइट देश है। कंट्री फोकस पैकेज के अंतर्गत 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। उद्घाटन समारोह में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी उपस्थित थे। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी GPAI का अध्यक्ष पद संभालेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए कल टोक्यो में आयोजित GPAI की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ था। GPAI की अध्यक्षता मिलना इस बात का भी प्रमाण है कि आज पूरा विश्व भारत को एक भरोसेमंद प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में देख रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत GPAI में वर्ष 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $967 अरब और वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में $450 से $500 अरब जुड़ने का अनुमान है, जो देश के $5 ट्रिलियन सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य का 10% है। भारत को GPAI की अध्यक्षता मिलना इस बात को भी दर्शाता है कि आज पूरी दुनिया भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखती है। भारत ने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग को हमेशा बढ़ावा दिया है। पारस चौहान के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन का आयोजन सामूहिक जलवायु लक्ष्यों और भविष्य की महत्वाकांक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस दौरान क्षति फंडिंग व्यवस्था के लिए समझौता किया गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, जीवन शैली, खपत और उत्पादन की टिकाऊ व्यवस्था की दिशा में किए गए प्रयासों का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में विशेष क्षतिपूर्ति कोष बनाने पर सहमति हुई है। इस कोष से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि आज इस ऐतिहासिक समझौते पर सहमत हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में आशा की किरण है। श्री गोयल मुंबई में लेखाकारों के वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व आर्थिक बहाली और मार्गदर्शन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर देख रहा है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के लिए हमारा मूल मंत्र होगा वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और इसीलिए G20 की अध्यक्षता के लिए थीम रखी गई है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष सितंबर में 16,82,000 अंशदाता जुड़े। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सदस्यों की संख्या में 9.14% की वृद्धि हुई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार सितंबर में संगठन से जुड़े 16,82,000 सदस्यों में से लगभग 9,34,000 सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से अधिकांश राज्यों के और सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मंगलुरु विस्फोट के आतंकी गतिविधि होने का संदेह है। श्री बोम्मई ने कहा कि कल ऑटो रिक्शा में रखे एक प्रेशर कुकर में विस्फोट हुआ। इस घटना में घायल वाहन चालक और एक यात्री का उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंपी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिन की कतर यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदार हैं। पिछले वित्त वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $15 अरब से भी अधिक हुआ। अगले वर्ष दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। 22,000 से भी अधिक मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। नेपाल निर्वाचन आयोग से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नेपाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने बताया कि आज ही वोटों की गिनती की जाएगी। सभी चुनाव परिणाम 8 दिसंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया है। माउंट मॉन्गानुई में भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवर और 5 गेंद में 126 रन ही बना सकी। 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच वेलिंगटन में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच मंगलवार को खेला जाएगा। दुनिया भर में फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा विश्व कप का आज कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग शुभारंभ हुआ। एक रिपोर्ट। अल खोर के अल बयात स्टेडियम में विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप की शुरुआत रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुई। दक्षिण कोरिया का बॉय बैंड बीटीएस, जंगकुक, ड्रीमर्स, ब्लैक आइड पीस, रोबी विलियम्स और नोरा फतेही ने उद्घाटन समारोह में अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और थॉमस मुलर जैसे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों की उपस्थिति ने इसे और खास बना दिया है। 28 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 64 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें नॉकआउट में प्रवेश करेंगी। आज रात 9:30 बजे उद्घाटन मैच में मेजबान कतर का सामना इक्वाडोर से होगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आशा व्यक्त की है कि 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए अगले वर्ष ईंधन तेल का आयात शुरू हो जाएगा। आधिकारिक समाचार एजेंसी BSS के अनुसार असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने आज प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनके आवास पर भेंट की। प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि दोनों देशों की सीमा पर स्थित हाट भी जल्द खुलेंगे। और अब कल का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में भव्य शुभारंभ। नेपाल में नई संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आज वोट डाले गए। माउंट मॉन्गानुई में दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया।
और फीफा विश्व कप कतर के दोहा में शुरू, मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच उद्घाटन मैच आज। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।